देखिए बच्चा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि वन वीडियो शूट में फिजिकल केमिस्ट्री पूरा एक ही वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है ना। और एक ही वीडियो में अगर शूट करेंगे तो ठोस अवस्था तो हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसका वीडियो शूट हो भी चुका है। जब आपका टेस्ट होगा तो ठोस अवस्था रहेगा उसमें, विलयन रहेगा उसमें, वैद्युत रसायन रहेगा उसमें। उसके बाद क्या रहेगा, चौथा पार्ट क्या है, पृष्ठ रसायन, और फिर है रासायनिक बलगतिकी। आपको इतने चैप्टर्स का जो है वो टेस्ट देना होगा, ऑब्जेक्टिव है, अभी नहीं कि लंबा लेकर के जाइएगा। आप देखिएगा अगर याद हम लोग करने पर आ जाएं तो जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, अगर आप उसको पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब थोड़ा सा समय कम लगे इसके लिए क्या करेंगे कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम लोग होल्ड करेंगे, सब्जेक्टिव वे में केवल उसका आंसर समझते चलेंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना। कम समय में इन सभी चैप्टर्स को वन वीडियो शूट में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर होगा विलयन। बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दिल से हमारी ये कामना है। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें कि हाँ वीडियो पर कितने लोग आए हुए हैं देखने के लिए, लाइक से पता चल जाएगा। बाकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। यह प्रश्न पूछा गया है 2009 में। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4 के लिए होगा, पोटेशियम सल्फेट के लिए। पोटेशियम सल्फेट के लिए जो हिमांक का अवनमन होगा अधिकतम होगा। यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त अभिक्रिया dW इज इक्वल टू 0 और dQ इज लेस देन 0 हो, तब गैस के लिए क्या होगा, तो गैस के लिए आयतन जो है वह बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, तो अणु संख्य गुणधर्म जो है वह प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है। प्रकाशीय क्रियाशीलता कभी भी अणु संख्य गुणधर्म का हिस्सा नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न 4 नंबर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चा। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो घोल का जो मोलल सांद्रण होता है वो यहाँ पर आएगा 0.5। कैसे आएगा अभी बताए, डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 2011, 21 और 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो तापमान के द्वारा जो है वह मोललता प्रभावित नहीं होता है। 5% केन शुगर है जिसका अणु भार 342 है, आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो X का अणु भार कितना हो जाता है, 171.2 होगा। अभी ये रटा रटाया है, हम खुद इसको बता रहे हैं कि 171.2 होगा, ये रटा रटाया है। हम भी एक खुद रटे हैं कि हाँ इतना होता है, लेकिन इसको हल करेंगे कब, अगले क्लास में उसका भी वीडियो शूट करके डाल दिया जाएगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो देख लेंगे। लेकिन अभी समय बचाने के लिए फिर एक बार कह रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको हल न करके केवल उसका आंसर देखते चलेंगे, ताकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा आज क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन किसका अधिकतम होगा, K2SO4 का होगा, NaCl का होगा, यूरिया का होगा या ग्लूकोज का होगा। किसका, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर वही न्यूमेरिकल ही है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो विलयन की जो मोललता है वह कितनी होगी, कितना, 0.25। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो किसी एक गैस का जो मोल का आयतन होता है क्या वो 11.2 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, 10.2 लीटर होता है या 22.8 लीटर होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह मुख्यतः 22.4 लीटर होता है। एवोगाड्रो संख्या जो होती है वह किसके बराबर होती है, 6.023 गुणे 10 के घात 23 के बराबर होती है। अगला देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है।
यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो 1 मोल सोडियम सल्फेट का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन है और उसको इतने यानी 0.0821 वायुमंडल पर है, तो इसके घोल का सांद्रण क्या होगा? तो इसके घोल का सांद्रण होगा 0.033 m मोललता। कोई दिक्कत है? लेकिन हल करेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो शूट में। जैसे अभी सारा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो शूट में कर रहे हैं, वैसे ही सारा का सारा न्यूमेरिकल भी 1 वीडियो शूट में कंप्लीट करेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H2O है, तो इसके स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा? कितना प्रतिशत, कौन सी मात्रा होगी? HCl है और H2O है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो प्रतिशतता होती है HCl की वह कितनी होती है? कितना? 48% HCl होगा, 36% HCl होगा, 22.2 या 20.2? 22.2% HCl होगा। ये क्वेश्चन 17 और 24 2017 और 2024 में पूछा गया है। 0.1 मोल बेरियम नाइट्रेट होगा और इसके घोल का जो वान-हाफ गुणक है वह 2.74 है। तो विघटन का स्तर क्या होगा? यह 2018 में पूछा गया है। तो विघटन का स्तर इसका क्या होगा? 87%। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? क्या यह राउल्ट के नियम का पालन करता है? यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और नहीं करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या होगा? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणु संख्य गुण है? तो अणु संख्य गुण जो है वह क्या है? परासरण है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है? पाई बराबर CRT। अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, क्या निकल पाता है? सरल आयन ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अणु संख्य गुणधर्म है? कौन है? परासरण दाब। कौन है? परासरण दाब। नेक्स्ट, 0.01 मोल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है कैसा होता है? समान होता है, लगभग 2 गुना होता है, लगभग 3 गुना होता है, या लगभग 6 गुना होता है? कितना होता है? लगभग 3 गुना होगा। इसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट में वान-हाफ गुणक का मान कितना होता है? 3 होता है। विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। नेक्स्ट, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहा जाता है? एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? बेंजीन टॉलुइन का जो मिश्रण है वो हमेशा ही आदर्श घोल देता है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आदर्श घोल देता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आदर्श घोल नहीं देता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? तो विलायक के अणु। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? 0.1 मोलल कहेंगे। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक क्वथनांक होगा जल में 1% NaCl का। अगला देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम
से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। कौन है जो धनात्मक विचलन को दर्शाता है? तो CHCl3 तथा C2H5OH, ये जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाता है। मेथ एथ, ये क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। और CHCl3 क्या हो जाएगा? तो मेथिल ट्राइक्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं। CHCl3, 3 गो हाइड्रोजन हट गया ना, तो 3 गो क्लोरीन आके क्या हो गया है? अटैच हो गया है। तो ये हो जाएगा क्या? तो मेथिल ट्राइक्लोराइड। और ये हो जाएगा कितना? तो मेथ एथ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल ट्राइक्लोराइड जो है वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट है समपरासरणी विलयन किसके बराबर होता है? तो जो समपरासरणी विलयन होता है क्या घनत्व के बराबर होता है? नॉर्मलता, शक्ति या मोलर सांद्रण? इसका जवाब होगा मोलर सांद्रण। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? सबसे उच्चतम जो जलीय क्वथनांक होता है वह 1% कैल्शियम क्लोराइड का होता है। निम्नलिखित में से कौन अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? तो अणु संख्य गुणधर्म वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब या क्वथनांक का उन्नयन, इनमें कौन है जो अणु संख्य गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब। वाष्प दाब जो है वह अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब जो होता है वो असामान्य होता है? जो परासरणी दाब होता है किसका असामान्य होता है? क्या यूरिया का या साधारण लवण का या ग्लूकोज का या सुक्रोज का? किसका होता है? साधारण लवण का होता है। तो यानी साधारण लवण जो होता है उसका परासरणी दाब क्या होता है? असामान्य होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 36 नंबर। उम्मीद है कि याद भी आप कर लीजिएगा। याद है तो अति उत्तम है, क्योंकि ये शुरू से है ना, इसका नोट्स हमको बनाना था लास्ट से, पर अब तो शुरू हुआ है तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। आज फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो अगला वीडियो शूट करेंगे इनऑर्गेनिक का। एक चैप्टर नहीं, पूरा इनऑर्गेनिक एक में। नेक्स्ट, वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनादर्श विलयन। परिभाषा भी आप यहीं पर याद कर लीजिएगा कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का या राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन किसके बराबर होता है? परासरणी दाब के, वाष्प दाब के। वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन या क्वथनांक के उन्नयन किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है परासरणी दाब के। और इस तरीके से हमने विलयन चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देख लिया जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। जितना भी देखे हैं वो सब कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है। कोई दिक्कत? विलयन अध्याय के बाद तीसरा जो अध्याय है वो क्या है? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के विषय में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने से पहले आप लोग जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा और इसका जो भी डाउट होगा वो डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। धैर्य से बैठे रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो से पढ़ लेंगे, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ डिस्कशन हो गया है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका नोट्स जो आपको दिया जाएगा ग्रुप में उससे आंसर के साथ दिया जाएगा, आप इसको याद कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। हाँ, वीडियो अपलोड होगा, ग्रुप में डाल देंगे, तो वीडियो को ओपन करके तनी लाइक को एक मार देना है, कमेंट कर देना है, ताकि वीडियो आपके माध्यम से क्या हो सके, आगे बढ़ सके। हम तो काउंट कर लेते हैं कि वीडियो पर लाइक कितना है, पढ़ रहा है इतना, लेकिन लाइक एक को नहीं है, तो बड़ा दुख होता है कि बताओ हमारा ही स्टूडेंट हमारे वीडियो को क्या कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है। तो कम से कम वीडियो को ओपन करके लिंक को और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे बच्चा। 1 वीडियो शूट है, वीडियो न्यूमेरिकल आता है, उसका डायरेक्ट आंसर जान लेंगे ताकि आप उसको तैयार कर ले। बाकी सारे न्यूमेरिकल का फिजिकल केमिस्ट्री में एक वीडियो शूट में सॉल्यूशन बताएंगे।
फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित होता है। अर्ध शेल अभिक्रिया के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है वह कितना होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है Zn के लिए कि Zn2 प्लस है, +2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ये इलेक्ट्रोड विभव है वह 0.76 वोल्ट है। ऐसे ही Fe के लिए +2E और Fe2 प्लस रिएक्शन दिखाया गया है, इसका इलेक्ट्रोड विभव बताया गया है 0.41 वोल्ट। तो अर्ध शेल अभिक्रिया के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 0.35 वोल्ट। कितना होता है? 0.35 वोल्ट। इसके आगे जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? कौन है जो द्वितीयक सेल है? लैक्स लांसे सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, सांद्रण सेल है, या इनमें से सभी है? कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी इसका करेक्ट आंसर होगा। संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण धातु का विद्युत रासायनिक अभिश्रेणी में स्थान भी होता है, CO2 की जल में उपस्थिति भी होती है, और साथ ही साथ धातु में उपस्थित अशुद्धियां भी होती है। प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव कटिंग जो होता है, कोटिंग जो होता है, ये नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ABC। ऐसा प्रश्न अब पूछना बंद कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि 2012 में पूछा गया प्रश्न है। पहले क्या होता था कि ऐसे ही 2 ऑप्शन वाले आंसर, जो कि 2 ऑप्शन सही है, ऐसा प्रश्न पूछता था। 3 जिसका ऑप्शन सही है वो भी पूछता था। ये 2018 और 20 के बाद जो है थोड़ा इम्प्लीमेंट किया गया कि भाई अगर 2 सही है तो तीसरा ऑप्शन दे दीजिए कि A और B दोनों, या A और C दोनों। अगर 3 गो ऑप्शन सही है तो 3 गो में रंगेगा विद्यार्थी ना। पहले ऐसे होता था 2012 में, उस समय आप हो सकता है 4 या 5 में पढ़ रहे हो। 2012 में यही ना होगा, 4 या 5 में पढ़ते होंगे। तो ऐसे जो है वो रंगने के लिए 3 गो टाइम लॉस हो रहा है। तो बिहार बोर्ड के समिति अध्यक्ष ने फिर ये निर्णय लिया कि अगर 3 गो ऑप्शन सही है, जैसे इसमें है, तो आप चौथा डालिए ना कि इनमें से सभी, तो एगो ना कलर करेगा जी। तो स्टूडेंट का टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है कि द्रवित, कहने का मतलब ये था कि ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, इससे निश्चिंत रहिएगा, अब ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो चौथा ऑप्शन में प्रोटेक्टिव कोटिंग न दे करके बोलेगा इनमें से सभी, एक ही कलर करना है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न बार बार आ रहा था तो सोचिए कि डिस्कस कर दें। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? क्लोरीन मुक्त होता है, सोडियम मुक्त होता है, सोडियम अमलगम मुक्त होता है, या हाइड्रोजन मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? जवाब होगा सोडियम। सोडियम मुक्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा 31.76 ग्राम तांबा। कितना ग्राम तांबा? बिल्कुल 31.76 ग्राम तांबा। अपोलो मिशन में जो उपयुक्त सेल थी, जिसका उपयोग किया गया था अपोलो मिशन में, वो कौन सी थी? बेकानन सेल या बेकॉन सेल। क्या है? बेकॉन सेल। नेक्स्ट, अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूल सेल में उपयुक्त ईंधन कौन सा था? कौन सा था? H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पाद की तुलना में श्रेष्ठकर माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह प्रदूषण से क्या होता है? मुक्त होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रदूषण से मुक्त क्यों होता है भाई? स्पेस फ्यूल जो होता है वो प्रदूषण से मुक्त इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जलता है। क्या होता है? जलता है। जब आप इथाइल अल्कोहल में सोडियम को डालिएगा तो वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मान लीजिए कि कोई बीकर ले करके इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए, और इथाइल अल्कोहल डालने के बाद सोडियम का धातु काट करके छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए, धुआं निकलेगा। अब धुआं निकलेगा तो तेजी से निकलेगा। आपको लगेगा कि वो धुआं जो है
केवल ऐसे ही CO2 है, लेकिन वो CO2 नहीं है, हाइड्रोजन है। जैसे ही माचिस जलाइएगा धुएं में आग पकड़ लेगा, और जैसे तेजी से आग निकलता है वैसे ही उस बीकर के धुएं में आग लग जाएगा तो लगेगा कि बीकर के अंदर से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ये एक प्रैक्टिकल का वीडियो है। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलता है। तो जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस फ्यूल है, उसके रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग करने का मुख्य कारण यही है कि ऑक्सीजन एक तरफ से फ्लो होगा, एक तरफ से हाइड्रोजन, और जहां स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा तो जो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन है वो जलने लगेगी, थ्रस्ट जनरेट करेगी, और जो स्पेसशिप है वो कहां बढ़ता जाएगा, आगे। लेकिन ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों को एक फायदा यह भी है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के, और उन्हें मतलब फ्यूल तो मिलेगा ही, वहां से सह उत्पाद के रूप में उनको जल मिलेगा। बस अंतरिक्ष में जल को क्या करते रहेंगे, पीते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए सबसे उपयुक्त फ्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2 और O2। कोई दिक्कत समझ में आए ना? मान लीजिए क्वेश्चन घुमा करके पूछ देगा स्पेस फ्यूल के बारे में, तो इतना अगर सारा बात आप लिख दीजिएगा पूरा नंबर मिलेगा। तो स्पेस में फ्यूल सेल को दूसरे शक्ति उत्पाद की तुलना में श्रेयस्कर माना जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। अच्छा, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह धनायन के परमाणु भार से संबंधित है, धनायन की गति से संबंधित है, ऋणायन की गति से संबंधित है, या इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से? तो जवाब होगा इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होती है वह किसके बराबर होती है, किसके बराबर, 1 ग्राम मोल के बराबर। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल कौन कौन होता है? तो जो प्राप्त प्रतिफल होता है वह फ्लोरीन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, F2 और H2 होता है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, LiCl, NaCl, KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम क्या होता है? तो बच्चा हम देखेंगे कि LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का जो क्रम होता है कैसा होता है? क्या LiCl बड़ा होता है NaCl से? क्या NaCl बड़ा होता है KCl से? अगर ये ऑप्शन सही नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा विकल्प देखेंगे। क्या KCl बड़ा होता है NaCl से? क्या NaCl बड़ा होता है LiCl से? अगर ये ऑप्शन सही नहीं है तो देखेंगे तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है। तो तीसरा विकल्प दिया हुआ है NaCl। NaCl बड़ा है KCl से, KCl बड़ा है LiCl से। अगर ये भी विकल्प में नहीं क्लियर हुआ है डाउट तो डी देखेंगे। डी में दिया हुआ है विकल्प में कि LiCl बड़ा है KCl से, KCl बड़ा है NaCl से। इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा बच्चा ये बी जो आप भूल गए थे। यानी इन सेंस अगर कहा जाए तो कहेंगे कि विलयन का जो अनंत तनुता पर समतुल्यांक का सुचालकता का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है कि पोटेशियम क्लोराइड की जो चालकता होती है, सुचालकता होती है, अधिक होती है सोडियम क्लोराइड से, और सोडियम क्लोराइड की जो सुचालकता होती है वह लिथियम क्लोराइड से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य न्यूमेरिकल के लिए बार बार कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है कि न्यूमेरिकल का हम डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, लेकिन एक सीरीज होगा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का सारा न्यूमेरिकल एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ हम केवल आंसर ही देखेंगे कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और विशिष्ट सुचालकता 8 × 10⁻⁵ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर है। तो बेरियम सल्फेट का KSP कितना होगा? बेरियम सल्फेट का KSP बताना है कि कितना होगा, क्या होगा बताइए? याद किए हैं कितना? 10⁻⁸। क्लियर है? जमाई लेने लगे जी, थक गए? यस सर। कह रहा है यस।
बेंजीन रिंग दिख रहा है ना जी, आप बेंजीन रिंग दिख रहा है और इसमें कितना लगा है OH, तो डबल OH लगा है तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, डाइफिनॉल। क्या दिया जाएगा, डाइफिनॉल। और डाइफिनॉल को इक्विलिब्रियम रिएक्शन में चेंज किया गया है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में चेंज किया गया है तो बना है क्या, यहाँ पर देख सकते हो बना है ईथर। क्या बना है, ईथर। और फिर हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो विभव है वह दिया है 1.30 वोल्ट, फिर दिया है pH मान 2 और पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, 1.36। कैसे होगा देखेंगे, उसी में जो बता रहे थे एक वीडियो में। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है, ये तो निकाले थे उस समय। एक फैराडे विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है, 96,000। गैल्वेनिक सेल में एनोड कितना होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, कितने आवेश की होती है, 3 × 10⁵ कूलम्ब आवेश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, A, B और C 3 मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः 0.68 वोल्ट, 2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है, तो उसके अपचयन की शक्ति का क्रम क्या होगा, तो A, B, C के क्रम के अनुसार दिखाएंगे। और A, B, C के क्रम के अनुसार जो इसका अपचयन की शक्ति का क्रम होगा वो होगा कि B का जो अपचयन की शक्ति होगी वह C से अधिक होगी और C के अपचयन की शक्ति A से क्या होगी, अधिक होगी। इसका करेक्ट आंसर D होगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, कोई भी अगर सेल अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो साम्य अवस्था की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सेल रासायनिक अभिक्रिया को दिखाया गया है और सेल रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत Zn2+ में और Cu2+ Cu में यानी कि कैथोड और एनोड अभिक्रिया के रूप में व्यक्त किया गया है। बताना है कि आखिर यह किस सेल के लिए है, तो यह जो सेल है वह डेनियल सेल है। क्या है, डेनियल सेल है। जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो लेड संचयन को जब चार्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अब हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन सही है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है इसके लिए मान बताना है, तो इसके लिए मान कौन सा सही होगा, तो इसके लिए मान जो सही होगा वो 0.94 वोल्ट होगा। ये लगभग पहले क्लियर कर चुके हैं, इसको इग्नोर करना है। इसके बाद का जो वीडियो शूट होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने काउंट किया है लगभग 13 से 14 को न्यूमेरिकल बन रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसका एक वीडियो शूट में सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर बताने लगेंगे न्यूमेरिकल तो फिर ये फिजिकल केमिस्ट्री आज पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो शूट किया जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो होता है वह मुख्य रूप से ईंधन सेल होता है, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके जो वहां पर रॉकेट होता है, जो स्पेसशिप होता है, उसमें थ्रस्ट जनरेट किया जाता है, हाइड्रोजन गैस जल करके पीछे निकलती है, तो फिर जो इंजन होता है, जो पूरा मॉड्यूल होता है रॉकेट का, वो कहाँ बढ़ता है, आगे जीरो ग्रेविटी में। जैसे ही आग एकदम तेज प्रवाह के रूप में पीछे जाती है तो जो रॉकेट होता है वो कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्रिया पर प्रतिक्रिया। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, बताइए कौन मुक्त होता है। क्वेश्चन है कि NaCl का अगर जलीय घोल है और NaCl के जलीय घोल में अगर वैद्युत अपघटन से कैथोड पर देखा जाए कि क्या मुक्त होता है, तो वहां पर मुक्त होता हुआ क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन।
निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, H2O अणु या तांबे का तार, कौन है जो विद्युत का संचालन करता है? कौन? वैद्युत अपघट्य। कोई भी अगर विलयन होता है तो उसमें विद्युत अपघट्य जो होता है वही विद्युत का चालन करता है। ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, ठीक है ना। 0.8 वोल्ट है, -3.05 वोल्ट है, -0.4 वोल्ट है और 1.66 वोल्ट है। यानी ए का जो वोल्ट है वो क्या है? तो -3.05 वोल्ट है। बी का जो है वह 1.66 वोल्ट है। सी का जो है वह 0.40 वोल्ट माइनस है और डी का प्लस 0.8 वोल्ट है। तो इनमें से किस धातु का जो अवकरण क्षमता होगा वह सबसे अधिक होगा? ए का अधिक होगा, बी का अधिक होगा, सी का अधिक होगा या डी का अधिक होगा? तो ए का जो मान है वह कितना है? तो -3.05 है। ये सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, इसी के अवकरण क्षमता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी चालकत्व सेल का जो सेल स्थिरांक होता है वह कितना होता है? तो किसी चालकत्व सेल का जो सेल स्थिरांक होता है वो होता है L/A। एक सेल है जिसका यहाँ पर कैथोड और एनोड अभिक्रिया दिया गया है। कैथोड और एनोड अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जब एक साथ लिखी जाती है तो उसे सेल अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ यह सेल अभिक्रिया दिया गया है कि Zn है, ZnSO4 है और इसके बाद CuSO4 है और Cu है। इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। तो इसका कैथोड कितना होगा? तो इसका कैथोड पर जो है वह क्या होगा? कॉपर होगा। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनीकरण का सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। विद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण होता है, तो विद्युत अपघट्य में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? मुख्य रूप से कहाँ होता है ऑक्सीकरण? एनोड पर। और जो अवकरण होता है कहाँ होता है? कैथोड पर। दोनों याद रखेंगे कि जब कभी भी विद्युत अपघटन होता है तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वह एनोड पर होता है और जो अवकरण होता है वो कैथोड पर होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष, न्यूमेरिकल के ही फॉर्म में है। बत्तीस ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? कितनी? 4 फैराडे। जंग क्या होता है? जंग मतलब लड़ाई वाला जंग नहीं। जंग जो होता है, जो लोहा वोहा पर जंग लग जाता है, जो भूरे रंग का होता है, जो नमी युक्त वातावरण में लोहा अगर संपर्क में आ जाता है, पानी वगैरह गिर जाता है लोहे पर, तो जो उसके ऊपर एक कोट बन जाता है जिसमें उसका पहले का स्तर उसको छोड़ करके निकलने की चेष्टा करता है या निकलता है, वही जंग कहलाता है। जो भूरे रंग का होता है, जिसको एमरी पेपर से जब रगड़ते हैं तो वो धीरे धीरे धूल के रूप में गिरता है, जिसमें लोहे के बुरादे होते हैं, उसको जंग कहा जाता है। तो जंग क्या होता है? जंग चूर्ण लोहा होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है या जल योजित फेरिक ऑक्साइड? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। अब देखो, जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? यहाँ सेल दिखा दिया गया है, सेल का रासायनिक अभिक्रिया दिखा दिया गया है, वोल्टेज दिखाया गया है कि Zn का वोल्टेज -0.76 वोल्ट है। इसके बाद F का जो वोल्टेज है यानी Fe का जो आयरन का जो वोल्टेज है वह -0.44 वोल्ट है। तो इसका जो मुख्य विद्युत वाहक बल का मान होगा वह कितना होगा? तो इसका विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह 0.32 वोल्ट होगा। इन सब प्रश्नों के लिए बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा बेचैन नहीं होंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट नहीं करेंगे कि इसको हल कीजिए हल कीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद 2 पार्ट का और वीडियो शूट करना है। इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और जितना भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का एक वीडियो शूट करके आपको मिल जाएगा। विशिष्ट चालकत्व की इकाई कितनी होती है? तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई तो सबको पता होगा, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। और इस तरीके से ये चैप्टर क्या हुआ? खत्म हुआ। अगला एक चैप्टर है, अभी हम देख रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी के बाद एक और चैप्टर है इस फिजिकल केमिस्ट्री में। धैर्य के साथ बैठे रहें, हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमारा जो बोलने का दर है वो तेज है, हमको खुद प्यास लगा। आप धैर्य से बैठे रहें। एक यही चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी जो बड़ा है, और रासायनिक बल गतिकी के बाद जो चैप्टर आएगा वो छोटा है।
तो थोड़ा देर अगर आप और आराम से बैठे रहिएगा तो निश्चित तौर पर खूब बढ़िया से हम लोग आज फिजिकल केमिस्ट्री क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसका टेस्ट जो है वो दिया जाएगा। 2 नहीं है, रासायनिक बलगतिकी के बाद एक और चैप्टर है, ठीक है ना। रासायनिक बलगतिकी के बाद एक चैप्टर है। आप लोग बात न बढ़ाएं कि इतना है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। रासायनिक बलगतिकी के बाद एक चैप्टर है, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, जो होगा तत्वों के वर्गीकरण के सिद्धांत एवं प्रकरण, जो कि होगा चैप्टर 6। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोग चैप्टर जो डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को देखते हैं, क्या होता है इसमें, कितना देर तक चलता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और धैर्य बांधे रखेंगे और एक और चैप्टर होगा जो होगा पृष्ठ रसायन, उसको भी कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा वीडियोस एक एक चैप्टर का विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखने के लिए जरूरी नहीं है कि लंबा दिन लिया जाए। 3 खंड है, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे, बार बार कह रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट, है ना। बढ़िया। देखा जाए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रति समय। प्रति समय। जल में H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो 2HCl संपन्न होता है अभिक्रिया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? क्या होती है? याद रहेगा? बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। अगर वेग है यहाँ पर तो बराबर k, a के पावर 2 और b के पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? तो इस अभिक्रिया की कोटि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ध्यान देना, अगर अभिक्रिया का वेग बराबर k, a के पावर अल्फा, b के पावर बीटा हो तो अभिक्रिया की कोटि बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई दिक्कत? भूलिए नहीं रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी एक जगह अल्फा की जगह पर कितना दिया हुआ है? 2 और यहाँ 1, कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ है कि H2 जब I2 से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन जब आयोडीन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसका साम्य स्थिरांक Kp है। तो ये साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो हाइड्रोजन और आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो T1/2 यानी कि अर्ध आयु का जो मान होता है वह कितना होता है? तो जो अर्ध आयु का मान होता है वह 0.693 बटा में लैम्डा होता है, K होता है। बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? तो जब बिना बुझे चूना को अगर जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया जो होती है वह ऊष्माक्षेपी होती है। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों को याद भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के बाद भी आप इसी तरीके से बताएंगे इनऑर्गेनिक में। अब है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर अर्थात अभिक्रिया करने पर जो दर निर्धारण या दर निर्धारक पद होता है या जो दर होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो जो दर होता है वह मुख्य रूप से सक्रिय भार पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मान होता है वह कितना होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मान जो होता है वह होता है T1/2 प्रोपोर्शनल टू A। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो मुख्य रूप से क्या करती है? तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि ग्राफ के बेस पर है, और ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन पूछता है। बिहार बोर्ड
ग्राफ बेस पर भी क्वेश्चन पूछता है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़ा हुआ हो। कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाने वाला जो समीकरण है ये है। यहां पर आप देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई भी परिवर्तन हुआ है? ऊपर से ग्राफ सीधा कहां आ गया है? नीचे। शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि dx बाई dt बराबर k h प्लस के होल पावर n हो और जब pH 2 से 1 करने पर अभिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? तो अभिक्रिया की कोटि मुख्यतः कितनी होती है? दोगुनी होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक समीकरण दिया गया है और इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रतिकारक की सांद्रता से स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की संपूर्णता पर 100 लीटर हो जाता है तो अभिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में कितना होगा? न्यूमेरिकल है, पहले बता चुके हैं न्यूमेरिकल। इस वीडियो में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। सारा चैप्टर वाइज जो अभी हम छोड़ रहे हैं या डायरेक्ट बता रहे हैं एक वीडियो में शूट होगा। हालांकि इस अभिक्रिया के लिए अगर देखा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.303 बटा में 10। कितना होगा? 2.303 और बटा में कितना? 10। नेक्स्ट एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जहां A और B जब रिएक्ट करता है तो उत्पाद C बनाता है। इसके लिए जो दर निर्धारक पद है वह दर निर्धारक पद क्या हो सकता है? तो दर बराबर K इंटू A के पावर 0 इंटू B के पावर 0। जो A है ब्रैकेट में बंद है वह A की सांद्रता है, जो B है ब्रैकेट में बंद है वह B की सांद्रता है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? ऐसी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समान होती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग है और जो वेग स्थिरांक है इन दोनों का ही जो इकाई होता है वो क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट छोड़ दिए हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है, तो ये तो आसान है। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, कभी कभी अभिक्रिया के वेग को घटा भी देता है। अभिक्रिया के वेग की दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? तो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ दिया हुआ है कि 2O3 है, यह 3O2 निम्न प्रकार से संपन्न होती है। यानी कि O3 जो है वह O2 से और O से अभिक्रिया करके बनती है, और जब O3 से अभिक्रिया करता है तो 2O2 बनता है। लेकिन जब O2 O से अभिक्रिया करके O3 बनाता है, ओजोन बनाता है, तो वह तीव्र होता है। लेकिन जब नवजात ऑक्सीजन ओजोन से अभिक्रिया करके 2O2 बनाता है तो यह अभिक्रिया मंद होती है। इस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होगा वह क्या होगा? तो इसका जो दर होगा वह होगा K इंटू O3 के पावर 2 और फिर O2 के पावर -1। अब यहाँ क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणक का मान होता है वह निम्नलिखित में से ही बीच में रहता है। तो अगर ये मान है तो इनमें से अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किनके बीच में होगा? किनके बीच में होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के बीच में रहता है, यही ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी होती है? तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है? घटती है। अब एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पहचान होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पहचान क्या होता है? पहचान ये होता है कि उत्पाद एक एक बनना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CH3COOH है, तो CH3COOH को क्या बोलते हैं? CH3COOH को क्या कहा जाता है?
वाह भाई वाह। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र तो इतना कहीं भ्रम में है। CH3COOH बनता है और यहाँ देखिए C2H5OH बनता है, तो ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। उत्पाद पर जोर दे रहे हैं, अभिकारक में क्या है उस पर जोर नहीं है, अभिक्रिया की कोटि से मतलब है। तो CH3COOH यहाँ पर सिंगल है, यहाँ देखा जाए तो ये क्या है? तो ये सोडियम एसीटेट आयन है, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो है वो है मेथ एथ एथेनॉल। तो सोडियम एसीटेट आयन यहाँ आया ना, और यहाँ क्या आया? एथेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो पहली बार में ही सह उत्पाद दे दिया है सोडियम एसीटेट आयन CH3COONA, यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु होती है वह कितनी होती है? तो भाई प्रारंभिक सांद्रण पर वह निर्भर नहीं करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया एक दिया हुआ है जिसमें अभिकारक 2A+B है, C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के 2 अणु हैं और वह किसी अन्य अभिकारक के एक अणु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, अर्थात 2A+B, और तब वह उत्पाद C बनाता है। तो C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो निरूपित किया जाता है जो यहाँ पर मान दिया है कि 1/2 -1/2 dA/dt माइनस dB/dt और फिर है dC/dt। इसमें से सभी होगा, इसमें से सभी होगा। कारण ये है, ये अभिकारक है, अभिक्रिया जब होता है तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद क्या बनेगा? उत्पाद। और जब उत्पाद बन जाता है तो अभिकारक का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अभिकारक अगर देखिएगा तो 2A है, तो इसका जो दर होगा वह -1/2 dA/dt होगा। B का भी -A में होगा, लेकिन C जब बन जाएगा तो A और B वहां से क्या हो गया? खत्म। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? C+ हो गया, यानी C की सांद्रता बन के तैयार हो गई है अभिक्रिया के पश्चात, तो प्लस इनमें से सभी होगा। हमको लगा वो लिखा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। एक वेग है जिसका मान है कि वेग बराबर K, A की सांद्रता B के सांद्रता के घात 2। यदि A के सांद्रण को स्थिर रख करके B का सांद्रण T गुना कर दिया जाए तो जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की वेग कितनी हो जाएगी? कितनी? 9 गुना। तितिरी के 9, इसका 2 और इसका 1, 2 और 1 3 अभिक्रिया की कोटि, 3 गुना कर दिया गया तो तितिरी के 9। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ध्रुवीय यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड है। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वह प्रति मोल लीटर प्रति सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ यहाँ पर, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर के h के पावर 1/2 इंटू b के पावर 1/2 है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? तो 1/2 और 1/2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ना। तो 1/2 हो गया आधा, 1/2 हो गया आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो यह तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर निर्भर करता है। जब कभी भी कोई अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो विशिष्ट वेग स्थिरांक होगा वह किस पर निर्भर करेगा? तापक्रम पर निर्भर करेगा। अगला देखते हैं। तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? द्वितीय कोटि। कौन सा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है कि वेग बराबर के A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता के पावर n है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी?
तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसका 1 है और इसका n है ना। अभिक्रिया का वेग वहां पर लिखा गया है कि A के सांद्रता के घात 1 और B की सांद्रता के घात n। तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अभिक्रिया के वेग को यदि K इंटू A की सांद्रता के घात अल्फा और B की सांद्रता के घात क्या लिखेंगे, बीटा, तो इसकी जो कोटि होगी, ये वेग हो गया ना, तो अगर कोटि देखेंगे अभिक्रिया की तो क्या होती है, अल्फा और जोड़ बीटा। तो वहां 1 है और n है, अल्फा की जगह पर 1 और बीटा की जगह पर n, दोनों को जोड़ेंगे, n+1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर खत्म हुआ। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चैप्टर बाकी है और उस चैप्टर को भी आज ही खत्म करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, लेकिन घर पर जाने के बाद फिजिक्स में जैसे हमने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री में जैसे हमने अभी कंप्लीट किया, कर रहे हैं कंप्लीट, एक और चैप्टर है जिसको बोलना है लास्ट चैप्टर, जो मैंने बताया है कि पृष्ठ रसायन है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन भी इसी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जा करके इसको बढ़िया से याद कीजिएगा, हाँ, लेकिन इसका टेस्ट दीजिएगा, भागिएगा नहीं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो भी नहीं याद कीजिएगा तो फिर समस्या है। हम बार बार कह रहे हैं कि सब चीज छोड़ करके केवल और केवल पढ़ाई पर अब टूट जाइए, क्योंकि अब समय पढ़ने का है। अगर अब नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है या नहीं है। तो अब बिल्कुल ही कम समय है और आप लोगों का पढ़ना ही पहला कर्तव्य है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन अगर आपका परिणाम खराब आ गया, भगवान न करे, उस दिन सबसे ज्यादा बुरा आपके माता और पिताजी को लगेगा। समझ में आ रहा है ना। हम अक्सर देखे हैं कि जिस बच्चे का परिणाम 10th क्लास में अच्छा आ जाता है, वो इतना ना ओवर कॉन्फिडेंट होता है बच्चा कि फिर उसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। लड़के की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। लड़कियों का परिणाम हमेशा अच्छा रहा है, 10th से बेहतर रहा है। अभी तक हमारे यहाँ भी रिकॉर्ड है, जितना बच्चा पढ़ा है 10 क्लास में जितना नंबर है उससे ज्यादा नंबर किस में लेके आया, 12th में लेकर के आया है। ज्योति कुमारी एक लड़की थी डेहरी की, जो 10th क्लास में 2nd डिवीजन थी, और सोचिए इंटर में 84%। 10th में कितना थी, 2nd डिवीजन, और इंटर में 84। हम दावे के साथ कह रहे हैं, अभी जो क्लास में बैठे हुए हैं, आप देखिएगा, आप अगर मेरे बताए हुए सलाह पर, बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका परिणाम 10th क्लास से बेहतर आएगा। और ये जो कहते हैं आपको कि अब तो बोलना पड़ रहा है, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ये चीज करेंगे, ये 4 बजे जगना कोनो बड़ा तुर्रम खान वाला काम नहीं है। हम पहले जो है वो 7 बजे कोचिंग आते थे तो लेट से जगा करते थे। हम बैच एक कर दिए 6 बजे कर दिए तो हम करेक्ट 4:30 बजे जग जाते हैं। थोड़ा सा मन किया कि एक्सरसाइज वगैरह भी कर लें, इसके बाद पढ़ाने आए, 4 बजे जग जाते हैं। अलार्म बजता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, छठे दिन से अपने से नींद टूटने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि रात भर आप मोबाइल चलाइएगा 2 बजे और आपका नींद जो है वो 4 बजे टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए समय निर्धारित करना होगा कि हम शाम को कितने बजे सोए, तब आप समझिए कि हाँ आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से पढ़ रहे हैं, सब चीज एकदम रूटीन के मुताबिक हो रहा है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अच्छा नंबर आएगा। लिखने का तौर तरीका जो बताया गया उसी आधार पर लिखना है, सब्जेक्टिव का आंसर। कुछ बच्चों का इंप्रूव हुआ है, देख रहे हैं। जो बच्चे क्लास छोड़ दिए हैं वो लोग बताए हुए तौर तरीकों के आधार पर ही चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, जिस तरीके से उनको आंसर राइटिंग सिखाया गया। अब बाकी जहां पर भी है वो मन लगा करके पढ़ें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और लास्ट चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है पृष्ठ रसायन, और इसके साथ ये पूरा का पूरा जो है 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री आज इस एक वीडियो शूट में कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड गोंद होता है। कौन होता है?
किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है तो वो कौन सी गैस होती है? NH3। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया। जब FeOH3 यानी कि फेरस ट्राइऑक्साइड सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है, तो क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में जो फेरस ट्राइऑक्साइड है वह अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। जब कभी भी फेरस ट्राइऑक्साइड में NaCl का घोल मिलाइएगा तो फेरस ट्राइऑक्साइड अवक्षेपित हो जाएगा। इसके बाद जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, बहुलकीकरण है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन है? तो जो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है न तो उसको अनुत्क्रमणीय कहेंगे, न तो उत्क्रमणीय कहेंगे, न तो उसको बहुलकीकरण कहेंगे, यानी इनमें से क्या है? कोई नहीं है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव मुख्यतः चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। जब आप चीनी का घोल तैयार कीजिएगा पानी में डाल करके, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, तो चीनी का जब आप देखिएगा घोल तैयार करके तो उसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो है वह सॉल्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? तो रासायनिक अधिशोषण में मुख्यतः एक परत होती है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पायस का। किसका? पायस का। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया इनमें से कोई नहीं है। उत्क्रमणीय भी नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय भी नहीं होगा। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? अग्रदिशीय। समझ में आ रहा है ना? तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया न तो उत्क्रमणीय है, न तो अनुत्क्रमणीय है, न ही बहुलकीकरण है। इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा जो उत्सर्जित होती है किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से वह कितनी होती है? तो किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से जो भौतिक अधिशोषण में ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह 20 से 40 होती है। कितनी होती है? कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा है। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो 10 के घात -5 से 10 के घात -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? दाब बढ़ने से घट जाती है, या दाब पर निर्भर करती है, या एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, या दाब बढ़ने से बढ़ जाती है? क्या होता है? तो दाब बढ़ने से क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो कोलाइडी विलयन का जो शोधन है वह अपोहन विधि के द्वारा किया जाता है। एक न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है? तो सबसे अधिक जो है वह चारकोल किसका अधिशोषण करता है? अमोनिया का करता है, NH3 का करता है। फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार जो समीकरण है वह कौन सा है? क्या XM = K × P के पावर 1/n है, या M/x = K × P के पावर 1/n है, या XM = K × P के पावर 1/n है, या XM = K/P के होल पावर 1/n है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा XM = K × P के होल पावर 1/n। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दूध क्या है? क्या दूध जल में परिक्षेपित वसा है, तेल में परिक्षेपित वसा है, या वसा में परिक्षेपित जल है, या वसा में परिक्षेपित वसा है? दूध क्या है? तो दूध जो है वह जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य का
प्रभाव सबसे कम होता है? ऐसा कौन सा विद्युत अपघट्य है जिसका प्रभाव कम होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक मुख्य रूप से कौन है? साबुन है। निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण जो है वह बहुआण्विक स्तर बनाता है। और इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट किया। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन 1 से लेकर के लेसन 5 तक जो है वो हम लोगों ने टॉपिक देखा, जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या की गई। आप जा करके घर पर इसका आंसर जरूर याद कीजिएगा। इसका टेस्ट होगा, बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं सारा आंसर आप भी याद कीजिएगा। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह आने वाले परीक्षा में भी आ सकता है। हो सकता है अगर रिपीट कर दे पूछे गए प्रश्न को ही, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस संग्रह से आ सकते हैं। मन लगा करके पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।